हेलो स्टूडेंट। तो हम लोग आइसोमेरिज्म लेवल 1 अक्षय चौधरी सर का बुक शुरू कर रहे हैं। इसमें देखिए, पहला जो क्वेश्चन है इसका, वो एक कंपाउंड दे रखा है। ये एंटीबायोटिक होता है, ठीक है, मेडिकल साइंस के लिए। ठीक है, तो इसमें आपसे पूछ रहा क्या, एस्टीरियो सेंटर बताइए। आपसे क्या पूछ रहा है बच्चों, एस्टीरियो सेंटर। तो ये एस्टीरियो सेंटर होते क्या है? तो एस्टीरियो सेंटर वैसे सेंटर को बोलते हैं, मतलब वैसे एटम को बोलते हैं या वैसे पार्ट को बोलते हैं जहां पे एस्टीरियो आइसोमेरिज्म पॉसिबल हो। जहाँ पे क्या बच्चों, एस्टीरियो आइसोमेरिज्म पॉसिबल हो, ठीक है, उसको हम लोग एस्टीरियो सेंटर बोलते हैं। तो इसमें कौन कौन से आएंगे? तो पहला तो आपका कायरल कार्बन आ जाएगा, या कायरल एटम बोले। क्या आ जाएगा बच्चों? कायरल एटम, मतलब वैसा एटम जिसका हाइब्रिडेशन sp3 हो। हम तो कायरल कार्बन की बात कर रहे हैं, लेकिन हम पूरे एटम की बात करते हैं, ठीक है, कि एस्टीरियो सेंटर में कायरल एटम आते हैं। कायरल एटम का क्या मतलब है? जिसका हाइब्रिडेशन sp3 हो बच्चों, और उसमें 4 वैलेंसी क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए, 4 डिफरेंट वैलेंसी, 4 डिफरेंट वैलेंसी। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? एस्टीरियो सेंटर, ठीक है, या इसको हम लोग कायरल सेंटर बोल सकते हैं। तो जहां भी ऐसा एटम होगा किसी कंपाउंड के अंदर, कि एक एटम जिसका हाइब्रिडेशन sp3 आ रहा हो और उससे चारों का चारों ग्रुप अलग लगे हों, तो वो कायरल सेंटर कहलाएंगे। और कायरल सेंटर जो होता है वो हमारा एस्टीरियो सेंटर होता है। एक बात तो ये हो गया। दूसरा बात है बच्चों, डबल बॉन्ड, ठीक है, या वैसा सिस्टम जहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहाँ कहाँ हो सकते हैं बच्चों? तो जहां पे रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होता है, ठीक है, जहां भी रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होगा वहां पे, और उसके रिस्ट्रिक्टेड सिस्टम का जो टर्मिनल वैलेंसीज होना चाहिए वो डिफरेंट होना चाहिए। टर्मिनल वैलेंसी सेम प्लेन में आना चाहिए। ये कुछ कंडीशन है जो आप लोग को भी पता होगा। तो चलिए हम यही सारा चीज इसके अंदर खोजते हैं। अब जैसे देखिए, हमें डाउट हो रहा कहाँ पे, इस कार्बन पे डाउट नहीं, डाउटफुल कार्बन को चेक करेंगे सिर्फ। डाउटफुल कार्बन ये है क्योंकि इसका हाइब्रिडेशन कितना हो रहा है? sp3 हो रहा है। अब देखेंगे क्या इस कार्बन का 4 ग्रुप अलग अलग है या नहीं है। तो देखें, ये ग्रुप पूरा एक OH हो गया, फिर से ये एक एसिड हो गया, और ये तो इधर एक लार्ज सा ग्रुप हम पूरा मान सकते हैं। तो 3 ग्रुप तो अलग है ही, बचा हुआ यहाँ पे एक ग्रुप कौन रहा होगा? हाइड्रोजन। इसका मतलब कि ये हमारे लिए क्या हो गया बच्चों? कायरल सेंटर। और चूंकि ये कार्बन एटम है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं बच्चों? कायरल कार्बन बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो हो गया। फिर से देखें, यहाँ पे कोई डाउट नहीं, यहाँ पे कोई डाउट नहीं। डाउटफुल पॉइंट ये वाला रहा, डाउटफुल पॉइंट ये वाला रहा कि ये नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन में हम देखेंगे, सबसे पहला हमें हाइब्रिडेशन चेक करना है। सबसे पहला हमें क्या चेक करना है बच्चों? हाइब्रिडाइजेशन। अब देखें कि इसका हाइब्रिडेशन कितना होगा। तो चूंकि ये जो नाइट्रोजन है, इसका लोन पेयर जो है इसके साथ रेजोनेंस में है। गौर से देखें, लोन पेयर, सिंगल, डबल, तो ये डी लोकलाइज लोन पेयर है, और डी लोकलाइज लोन पेयर कभी भी हाइड्रेशन में काउंट नहीं होता है। इसीलिए आप अगर इसका हाइड्रेशन निकालेंगे तो एक हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड, एक यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड, और एक यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड, तो ये 3 सिग्मा बॉन्ड हो गया। और एक लोन पेयर भी है, लेकिन ये चूंकि रेजोनेंस में है तो इसको तो हम काउंट करेंगे नहीं, इसलिए हाइड्रेशन इसका कितना बन रहा है बच्चों? 3 सिग्मा बॉन्ड ही रहेगा सिर्फ, लोन पेयर काउंट होगा नहीं। तो sp2 हो गया, और sp2 कभी भी हमारा कायरल एटम नहीं हो सकता, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इस पॉइंट पे, इसको देखें आप। तो ये वाला जो है वो कार्बन है। अब इससे देखें, इसका तो हाइब्रिडेशन sp3 होगा बच्चों, इसका हाइब्रिडेशन कितना हो जाएगा? sp3 होगा। कारण क्या? इसके पास कोई लोन पेयर का कंसेप्ट नहीं होता, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है। अब देखें, एक सिग्मा बॉन्ड इधर, एक सिग्मा बॉन्ड इधर, एक सिग्मा बॉन्ड इधर, एक सिग्मा बॉन्ड इधर, और चारों जो सिग्मा बॉन्ड है वो अलग अलग ग्रुप से जुड़े हुए हैं। इसीलिए ये हमारा क्या हो जाएगा? सी स्टार हो जाएगा। सी स्टार मतलब ये स्टीरियोजेनिक सेंटर बनेंगे। एक तो ये हो गया बच्चों। अब फिर से देखें, डाउटफुल पॉइंट ये नहीं है, फिर डाउटफुल पॉइंट ये जरूर है। ये डाउटफुल पॉइंट है क्योंकि इसका हाइब्रिडेशन कितना हो रहा है बच्चों? sp3 हो रहा है। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे भी हाइब्रिडेशन अब कितना बोल देंगे इसका? sp3। जब sp3 हाइब्रिडेशन हो गया तब ग्रुप देखते हैं। तो एक ग्रुप इधर है, एक ग्रुप इधर है, और एक ग्रुप इधर है। ये तीनों तो बिल्कुल ही अलग लग रहा है, क्योंकि ये नाइट्रोजन से शुरू हुआ, ये ऑक्सीजन से, और ये कार्बन से शुरू हुआ। तो एक और बचा हुआ कौन सा रहा होगा यहाँ? हाइड्रोजन। चूंकि उस एटम का वैलेंसी पहले सेटिस्फाई कराना होगा, तब देखेंगे अलग है, अलग है। इसका मतलब ये भी क्या हो गया बच्चों? सी स्टार हो गया। तो अभी तक 1, 2 और 3 मिल चुका। अब देखें, अब कोई सोचेगा कि क्या ये ऑक्सीजन sp3 हो सकता है? sp3 है, लेकिन यहाँ पे दोनों
लोन पेयर है, तो जब दो दो लोन पेयर हो गया तब तो इसका चारों ग्रुप सेम नहीं होगा बच्चों, इसलिए ये ऑक्सीजन कभी भी स्टीरियोजेनिक सेंटर नहीं बन सकते, ये नहीं बन सकते क्योंकि यहाँ पे दो दो हाइड्रोजन है। अब आता है ये नाइट्रोजन। नाइट्रोजन देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक लोन पेयर होगा, लेकिन बच्चों फिर वापस वही काम कि लोन पेयर यहाँ डीलोकलाइजेशन में इधर भी और इधर भी, तो इसलिए इसका हाइब्रिडेशन हम वापस कितना लेंगे, sp2 लेंगे, तो ये भी नहीं हो सकता। ये sp2 डबल बॉन्डेड है, डबल बॉन्डेड कभी भी ये sp3 हाइब्रिडाइज हो ही नहीं सकता, ये भी डबल बॉन्डेड। फिर बात आता है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखें फिर से दो हाइड्रोजन, फिर ये सिंगल बॉन्डेड है, लेकिन यहाँ पे भी दो लोन पेयर होगा, तो चारों ग्रुप अलग हो नहीं पाएगा बच्चों, तो इसलिए ये अलग होगा। फिर यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे ठीक है कि ग्रुप अलग अलग आ रहा है, चार वैलेंसी होगा लोन पेयर में लगा, लेकिन लोन पेयर वापस क्या हो जाएगा बच्चों, डीलोकलाइज हो जाएगा। तो ओवरऑल देखें तो आपको बस इतना ही स्टीरियो सेंटर मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग अगर देखें तो यहाँ पे आंसर हमारा कितना आ रहा है बच्चों, 3 आ रहा है, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा हमारे लिए, ये बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें देखे बच्चों क्या कह रहा है क्या कि विच मॉलिक्यूल इज R, Z 7 मिथॉक्सी, R, Z 7 मिथॉक्सी 2, 7 डाई मिथाइल 4 प्रोपाइल नोना 1, 4 डाइन। मतलब ये एक कंपाउंड है जिसका नाम दिया हुआ, कह रहा बताइए इस नाम के अकॉर्डिंग नीचे दिए गए किस कंपाउंड का अरेंजमेंट है। तो अब देखिए बच्चों यहाँ पे R और Z लिखा है, तो आपको पता होगा कि R और S कॉन्फ़िगरेशन जो होता है हम लोग कायरल सेंटर के अबाउट करते हैं। हम लोग कहाँ पे करते हैं बच्चों, कायरल सेंटर के अबाउट करते हैं। और वो कायरल सेंटर आपको इस यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला दिख रहा होगा, ये वाला दिख रहा है और फिर ये वाला दिख रहा है, ठीक है। और ये जो जेड नोमेनक्लेचर होता है, जेड नोमेनक्लेचर कहाँ पे होता है बच्चों, जहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होते हैं, मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का ये नोमेनक्लेचर है। तो अब सोचिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यहाँ पे कौन से सिस्टम में होंगे, डबल बॉन्ड में ही होंगे, दूसरा तो और कोई सिस्टम है नहीं जहाँ रोटेशन लिखा हुआ। तो दो डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड ये है, एक डबल बॉन्ड ये है। तो अब देख लें कि कौन से डबल बॉन्ड कर सकता है। तो ये वाला डबल बॉन्ड बच्चों कभी भी जी आइसो नहीं कर सकता, क्योंकि इसका एक कंडीशन वैलिड नहीं है, दोनों टर्मिनल वैलेंसी यहाँ पे क्या है, सेम है, टर्मिनल वैलेंसी दोनों सेम है, इसलिए ये डबल बॉन्ड में कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। इन सब डबल बॉन्ड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। तो बच गया अब ये और ये। तो अब हमें बस यही देख लेना कि कहाँ कहाँ ओरिएंटेशन सही है। तो अब बात आता है आर और एस कॉन्फ़िगरेशन। तो आर एस कॉन्फ़िगरेशन जो बच्चों हम लोग निकालते हैं उसमें एक ही रूल है कि इसमें ग्रुप को क्या करता है, CIP रूल के अकॉर्डिंग, चैन इनगोल्फ प्रीलॉग रूल के अकॉर्डिंग आपको प्रायोरिटी डिसाइड करना, ठीक है। उसके बाद 1, 2, 3, 4 घूमना है, 1, 2, 3, 4 घूमना है। पहले 1 से होते हुए 2 पे जाना, फिर 3 और फिर 4, मतलब 1 से 2 पे जाना पहले, ठीक है, वाया 3। इस तरीके से 1 से 3 नहीं आना, 1 से 3 भी जा सकते हैं, वाया 2 जा सकते हैं। नहीं तो सीक्वेंस आप ये रखें, पहले आप 1 पे जाएं, फिर 2 पे जाएं, फिर 3 पे जाएं, ठीक है, इस तरीके से। और उसमें देखें कि ये रोटेशन आपको क्लॉकवाइज मिल रहा है या एंटी क्लॉकवाइज मिल रहा है। अगर चौथा ग्रुप, मतलब जो फर्स्ट प्रायोरिटी का ग्रुप है, अगर वो आपसे दूर है, आपसे क्या है, अवे है, आपसे दूर रहा होगा, तभी ये चीज आपको देखना होगा कि अगर चौथा प्रायोरिटी वाला जो ग्रुप है वो आपसे दूर जा रहा होगा, तो आप वहां पे 1, 2, 3, 4 ऐसे घूम जाएं और देखें कि ये रोटेशन आपको आर आ रहा, ये क्लॉकवाइज हो रहा या एंटी क्लॉकवाइज हो रहा। अगर क्लॉकवाइज हो रहा होगा तो वो आर कहलाएगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज हो रहा होगा तो वो एस कहलाएगा। तो यहाँ पे बच्चों हम यही पे देखते हैं कि इस कॉन्फ़िगरेशन में क्या हो रहा था, ये बेस डैश प्रोजेक्शन फॉर्मूला। तो बच्चों अगर हम यहाँ से बात करें तो ये इस कार्बन से पहले ऑक्सीजन लगा हुआ, तो प्रायोरिटी रूल यही कहता है कि जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसका प्रायोरिटी भी ज्यादा होगा। तो ये ऑक्सीजन है, बाकी सब इससे कार्बन और कार्बन जुड़ा हुआ, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है इसलिए फर्स्ट प्रायोरिटी दे दी बच्चों। अब देखिए यहाँ कार्बन ही है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, तो सारे कार्बन हो गए। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे, तो नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे तो यहाँ पे कार्बन मिला, इसके आगे भी कार्बन मिला, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन मिलने लगा, लेकिन इसके बाद कार्बन ही मिलता रहेगा, मतलब ये 1 होगा तो ये वाला जो ग्रुप है वो क्या हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। तो ऑब्वियस है ये वाला क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो एक ही कार्बन मिला, 4 हो गया,
ठीक है। तो ग्रुप का ओरिएंटेशन पहले हम लोग देख लिए क्या है कहाँ है। अब देखें कि जो चौथा ग्रुप है क्या वो आपसे दूर जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो बच्चों ये जो प्रोजेक्शन फॉर्मूला दिखाया गया है उसमें ये वाला जो ग्रुप है ये हमारे तरफ आ रहा होगा, तो ये वाला ग्रुप क्या होगा, हमसे दूर जा रहा होगा। तो हमें यही चाहिए भी होता है कि जो चौथा प्रायोरिटी का ग्रुप है वो हमसे दूर जाना चाहिए, हम जिस साइड से देख रहे हैं वो हमसे दूर जाना चाहिए। उसके बाद हम रोटेशन ले लेंगे। तो आप देखिए यहाँ से आप रोटेशन ले, 1 2 आएंगे पहले तब 3 जाना, 1 2 3। अब देखें इस तरीके से घूम रहे हैं बच्चों, अगर यहाँ पे हम इस तरीके से घूम रहे हैं रोटेशन कर रहे हैं तो ये रोटेशन क्लॉकवाइज है, इसीलिए यहाँ पे आर हम लोग लिखेंगे क्योंकि ये हमसे दूर जा रहा था। तो जिस डायरेक्शन में हम घूमेंगे उसी ओरिएंटेशन में लिख देंगे। तो ये तो आर आ गया बच्चों, ठीक है। फिर से देखें कि ये जो डबल बोन है ये ज्योमेट्रिकल शो करा, तो ज्योमेट्रिकल शो करा तो इसमें देखें ये जेड है ये आर है, ये जेड है ये ई है। तो इसके लिए हमें पहले क्या करना होगा, इसका वैलेंसी सेटिस्फाई करा देते थे। यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ पे ये ग्रुप, देखें हाइड्रोजन ये और इन दोनों ग्रुप में फर्स्ट प्रायोरिटी का ग्रुप कौन होगा, ये वाला ग्रुप होगा फर्स्ट प्रायोरिटी का, तो ये सेकंड हो जाएगा। टर्मिनल पे हम लोग इन दोनों आपस में देखते हैं, ठीक है, ये दोनों में से कौन 1 तो कौन 2। अब यहाँ से देखें तो ये कार्बन ये भी कार्बन, फिर यहाँ देखें ये कार्बन, फिर यहाँ से ये कार्बन आया। अब यहाँ से डिफर हो जाएगा, यहाँ के बाद से 3 कार्बन आपको नजर आएगा क्योंकि ये डुप्लीकेट कार्बन आप लगाएंगे। यहाँ से एक ही कार्बन नजर आएगा, मतलब ओवरऑल ये वाला क्या हो गया 1 हो गया, तो ये वाला क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखो बच्चों डबल बॉन्ड के अबाउट अगर दोनों सेम प्रायोरिटी का ग्रुप सेम साइड आ जाए, सेम प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड आ जाए तो उसको हम लोग जेड बोलते हैं। इसका मतलब ये आर है और ये जेड है, तो जो हमें चाहिए था बच्चों वो हमें इसी ऑप्शन में मिल रहा है, तो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और अब बाकी में चेक करके देखेंगे तो ऐसा नहीं आएगा। अब जैसे यहीं पे देखें तो ये तो सीधा उलट गया ना, तो उलट गया तो ये तो पक्का इधर जाएगा, चूंकि ये ओरिएंटेशन तो इधर आती है, तो हो नहीं सकता। ये हो जाए अलग बात है लेकिन ये नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से ये खत्म हो गया। फिर यहाँ से अगर देखें तो यहाँ भी उलट चुका है, ठीक है, ये तो इधर सेम ही है, इधर उलट चुका है, तो ये कभी जेड हो ही नहीं सकता है। जब ये जेड हो गया तो इस ओरिएंटेशन में होना चाहिए। फिर यहाँ पे देखें तो ये तो ऐसा ही दिया हुआ, फिर यहाँ पे अगर देखें तो ये दोनों उल्टा हो चुका है। अगर एक रोटेशन करते हैं, एक एक्सचेंज अगर करेंगे तो वो आर था तो ये एस हो गया होगा, मतलब ओवरऑल आंसर हमारा यही आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, इसमें क्या करना है, इसका choose the correct order that has the following compound correctly arranged with respect to thermodynamic stability, मतलब इन तीनों कंपाउंड का स्टेबिलिटी देखना है। तो या अगर आप यहाँ देखें तो ये साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है, ये क्या होता है बच्चों साइक्लोहेक्सेन है, और इसके ऊपर हम लोग क्या कर रखे हैं 2 मिथाइल ग्रुप को लगा रखे हैं। वो मिथाइल ग्रुप कहाँ कहाँ लगा बच्चों 1 2 3 4 पे, मतलब ये 1 4 पे लगाया हुआ, ये 1 4 पे 2 मिथाइल ग्रुप लगाया हुआ, तो इसका चेयर फॉर्म बनाया गया। ऐसे भी साइक्लोहेक्सेन में इसका चेयर फॉर्म में स्टूल होता है बच्चों। तो आप ध्यान रखें इस बात का कि जब भी आपको चेयर फॉर्म दे दे और उसमें कंपाउंड का स्टेबिलिटी जज करने दे तो उसमें 1-2 पॉइंट आप इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं कि जो रिपल्सन वाले ग्रुप हैं, जो रिपल्सन वाले ग्रुप हैं या लार्ज साइज के जो ग्रुप है बच्चों, ठीक है, वो हमेशा कहाँ होना चाहिए, इक्वेटोरियल पे होना चाहिए, एक्सियल पे होना चाहिए, इक्वेटोरियल पे होना चाहिए। लार्ज साइज का ग्रुप, या आप एक बात याद रखें कि रिपल्सन वाला ग्रुप जितना ज्यादा से ज्यादा इक्वेटोरियल पोजीशन पे होगा उस चेयर फॉर्म का स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा होगा। ऐसा हम इसलिए कहते हैं बच्चों क्योंकि चेयर फॉर्म में सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह का रिपल्सन होता है और वो होता है 1,3 डाइएक्सियल रिपल्सन। और वो 1,3 डाइएक्सियल रिपल्सन आपको कहाँ पर नजर आएगा, तो वो एक्सियल एक्सियल के बीच होता है। वो क्या होता है एक्सियल एक्सियल के बीच होता है, इसलिए हम लोग 1,3 बोलते हैं, क्योंकि एक 1 पे एक्सियल आएगा तो वो उसी के सामने वाला एक्सियल कितने पे आएगा 3 पे आएगा। तो ये यहाँ देखिए बच्चों क्या हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन के बीच में रिपल्सन क्या होता है कम हो जाएगा। उसी तरीके से हम नीचे भी देखेंगे अगर, तो नीचे भी आपको वही मिलेगा, ठीक है बच्चों, नीचे भी आपको क्या मिलेगा 1,3 डाइएक्सियल रिपल्सन आपको यहाँ और यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है, 1 2 3 ये दोनों जो है ये भी देखिए क्या हाइड्रोजन ही दिया हुआ, तो इसीलिए चेयर फॉर्म में सिर्फ और सिर्फ 1,3 डाइएक्सियल रिपल्सन होता है। तो हम कोशिश करते हैं कि जिसके बीच में रिपल्सन होना, अगर रिपल्सन वाले ग्रुप है तो उसको हम कहाँ पे रखने की कोशिश करते हैं बच्चों इक्वेटोरियल पे। तो आप यहाँ पे देखें जो ग्रुप लगा हुआ वो क्या है मिथाइल है, और तो मिथाइल और मिथाइल के बीच में या मिथाइल और हाइड्रोजन के बीच में रिपल्सन ही हो सकता है, अट्रैक्शन तो नहीं हो सकता। इसीलिए हम इन दोनों को क्या चाहेंगे
देखें ज्यादा से ज्यादा दूरी पे रखना चाहेंगे, और ये हाइड्रोजन के साथ भी दूरी पे रखना चाहिए। तो ऐसा तभी पॉसिबल होता है बच्चों जब ये कहाँ पे चले जाए, दोनों इक्वेटोरियल पे। तो ये स्ट्रक्चर जो इसमें देखिए दोनों ही मिथाइल क्या बच्चों, इक्वेटोरियल पे, इसलिए यहाँ पे जो रिपल्सन होगा वो सिर्फ और सिर्फ दो हाइड्रोजन के बीच में होगा, जो कि बहुत स्मॉल रिपल्सन होगा, छोटे साइज के ग्रुप होते हैं। इसीलिए अगर हम एसओ ऑर्डर की बात करें, मतलब स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करें, तो दूसरा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। अब इसमें देखिए बच्चों, इसमें क्या है कि एक मिथाइल एक्सियल पे है, यहाँ भी एक मिथाइल एक्सियल पे, लेकिन यहाँ पे अब देखिए क्या कर दिया, ये इक्वेटोरियल पे, ये एक्सियल पे रखा। अब एक्सियल पे रखने से यहाँ पे क्या हो गया कि ये CH3 और यहाँ का जो हाइड्रोजन है वो दोनों क्या आ जाएंगे, सेम साइड, और ये हाइड्रोजन तो स्मॉल साइज, लेकिन CH3 क्या करेंगे बच्चों, ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे। तो ये देखिए डिस्टेंस दोनों के बीच क्या हो गया, घट गया। तो इसलिए ये जो दोनों है वंडरवाल रिपल्सन यहाँ पे बढ़ेंगे, और यहाँ पे देखिए अभी भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच ही रिपल्सन होगा। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें बच्चों, और यहाँ पे भी अगर कोई कहेगा कि यहाँ भी तो आ सकता है, तो ठीक है, यहाँ पे एक रिपल्सन और एक रिपल्सन, यहाँ पे एक रिपल्सन यहाँ भी होगा और एक रिपल्सन यहाँ भी तो हो जाएगा ना। तो इसमें ओवरऑल रिपल्सन क्या बच्चों, ज्यादा है इसके कंपेरेटिवली, इसीलिए दूसरा के बाद स्टेबिलिटी पहला आएगा और तीसरा सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगा। तो चेयर फॉर्म का स्टेबिलिटी चेक करने का थ्योरी भी आपको समझ में आ गया होगा कि रिपल्सन वाले ग्रुप को हर हमेशा दूसरे से दूर रखने की कोशिश करना। दूर रखने का मतलब है कि आपको डायरेक्टली उसको कहाँ पे प्लेस्ड करना है, इक्वेटोरियल पे, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा आप ऐसे ग्रुप को इक्वेटोरियल पे रखेंगे तो वो हमारा स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। और अगर अट्रैक्शन वाला ग्रुप है तो अट्रैक्शन वाले ग्रुप को हम कहाँ पे रखना चाहेंगे बच्चों, एक्सियल, ये इक्वेटोरियल पे, चूंकि इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल पास होते हैं और इन दोनों के बीच में रिपल्सन भी हो सकता था, तो अट्रैक्शन वाले ग्रुप में अट्रैक्शन भी हो सकता है। तो इस तरीके से हमारा आंसर यहाँ देखिए कौन सा मैच कर रहा है, दूसरा, पहला और तीसरा, इस तरीके से ये डी आंसर हमारा मैच कर गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखे बच्चों, ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है। इसमें कह रहा क्या कि आपके सामने कंपाउंड रखा है, आपके सामने ये कंपाउंड रखा हुआ, कह रहा है बताइए कि इस कंपाउंड का डायस्टीरियो आइसोमर कौन है। तो बच्चों सबसे पहले तो आपको जानना होगा कि डायस्टीरियो आइसोमर होते क्या है। तो डायस्टीरियो आइसोमर वैसे स्टीरियो आइसोमर होते हैं जो एक दूसरे के नॉन मिरर इमेजेस, क्या होना चाहिए, नॉन मिरर इमेज, मतलब कि एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो वो क्या कहलाएंगे, डायस्ट्रियो आइसोमर कहलाएंगे, ठीक है। एक बात तो ये हो गया, मेन बात तो यही है एक तरह से देखें तो। दूसरा कि डायस्ट्रियो आइसोमर चेक करने का तो एक तरीका ये हुआ कि मिरर इमेज देखें है या नहीं है, ठीक। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे बच्चों कि अगर आपके पास कहीं कायरल सेंटर है, ठीक है, किसी मॉलिक्यूल के अंदर एक से ज्यादा कायरल सेंटर हो, ठीक है, तो अगर आप किसी एक कायरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन चेंज करते हैं, आप अगर किसी एक कायरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन चेंज करते हैं, तो चेंज करने के बाद जो कंपाउंड बनेगा वो कभी भी एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं हो सकते हैं। बात समझ में आ रहा है। जैसे एक कार्बन का आप कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर देते हैं, जैसे मान लिए यहाँ पे, ठीक है, ये मान लिए हम लोग ए ले लेते हैं, ये भी ए है, ये मान लिए H है, ये OH कर देते हैं, ये OH है और ये H है, ठीक है। अब देखिए मिरर इमेज का मतलब क्या हुआ, सामने से दोनों पलट जाना चाहिए, जबकि हम क्या करें, किसी एक कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दिए। अब एक कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दिए, मान लिया ऐसे कर दिए, तो क्या लगता है ये आपको कभी मिरर इमेज हो सकता है क्या। तो इसीलिए हम इस तरीके से भी इसको ट्रीट कर सकते हैं कि अगर कहीं पे एक कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ हो, ठीक है, तो उसको हम लोग डायस्टियोआइसोमर बोल सकते हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ चेक करते हैं। सबसे पहला देखें कि ये कंपाउंड क्या है, ठीक है, तो इस कंपाउंड और इस कंपाउंड में क्या रिलेशन है। तो बच्चों हम तुरंत इसको कैसे प्रिडिक्ट करेंगे, तो सबसे पहले अगर आप देखें कॉन्फ़िगरेशन की इन दोनों में क्या चेंजिंग दिख रहा है, तो आपको लग रहा होगा ये कि ये वाला जो कंपाउंड में H यहाँ था वो आ गया यहाँ पे, ये CH3 नीचे था वो चला गया ऊपर, ये पूरा यहाँ आ गया। तो आप अगर गौर से देखें तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि इस कंपाउंड को अगर हम इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट अगर हम इस तरीके से रोटेशन दे देते हैं, इस तरीके से हम रोटेट कर देते हैं, तो ये मॉलिक्यूल घूम के देखिए ऐसा आ जाएगा। अगर हम 180 डिग्री से रोटेशन देते हैं इस लाइन पे, ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर लाइन जो है इसके अबाउट अगर हम इसको रोटेट करते हैं इस पॉइंट के अबाउट, तो ये देखिए धीरे धीरे इधर आएगा, ये धीरे धीरे CH3 ऊपर चला जाएगा,
ये H नीचे आ जाएगा और ये OH जो है वो यहाँ आ जाएगा और H वहां ही रह जाएगा। तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं हुआ, बल्कि हम सिर्फ क्या किए, रोटेशन किए। और आपको पता होना चाहिए कि जब भी दो मॉलिक्यूल को रोटेट करके एक दूसरे में लाया जा सकता हो तो वो क्या कहलाएंगे बच्चों, आइडेंटिकल होते हैं। इसका मतलब ये कंपाउंड इसके साथ आइडेंटिकल है, ठीक है, ये दोनों सेम कंपाउंड है। अब हम इसकी बात कर लेते हैं। इसमें देखिए आपको क्या नजर आ रहा है, इसमें नजर ये आ रहा है कि ये जो CH3 यहाँ पे डैश पे था वो वेज पे चला गया, और ये जो वेज पे था वो डैश पे चला गया। फिर देखें H जो था वो यहाँ आ गया वेज पे, और जो वेज पे था वो डैश पे चला गया। इसका मतलब अगर आप गौर से देखें तो आपको लगेगा ये कि अगर हम इस एक्सिस के अबाउट, जो हम एक्सिस यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं बच्चों वो ध्यान से देखें, इस एक्सिस के अबाउट अगर मॉलिक्यूल को हम इस तरीके से रोटेट करते हैं, इस तरीके से, मतलब इसको सीधा पलट देते हैं, हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि अगर आप इस तरीके से इसको पलट देते हैं तो ये H जो है बच्चों वो क्या है, अभी ऊपर है, वेज की तरफ है, हमारे साइड है। जैसे इसको पलटेंगे ये पीछे की तरफ चला जाएगा, दूर चला जाएगा, ठीक है। और ये जो दूर था नीचे CH3 वाला वो पलट के वहां पे ऊपर दिख जाएगा। फिर यहाँ पे देखें कि H जो है वो आपसे अभी दूर जा रहा है, जब इसको पलटेंगे इस लाइन के अबाउट तो ये ऊपर आ जाएगा, और जो ऊपर था वो नीचे चला जाएगा। मतलब ये भी एक दूसरे में कन्वर्ट हो जा रहा है थ्रू रोटेशन, इसलिए ये और ये भी क्या कहलाएंगे, आइडेंटिकल कंपाउंड कहलाएंगे बच्चों, ठीक है। अब आते हैं हम लोग थर्ड में। थर्ड अगर आप देखें तो थर्ड में आपको जो जहां पे वहीं पे दिख रहा है, ये H है यहाँ पे तो यहीं दिख रहा, CH3 यहाँ पे तो CH3 यहीं पे दिख रहा, चेंज हुआ ये वाला, ठीक है। और ये रिंग देखें इस साइड था तो ये इधर आ गया। इसका मतलब हमें ऐसा लग रहा है कि इसका क्या लिया गया, मिरर इमेज लिया गया। अगर इसका मिरर इमेज लेंगे तो ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, H और CH3 पोजिशन चेंज करेगा नहीं। इसका मतलब ये एक दूसरे के मिरर इमेज है, ये क्या है, एक दूसरे के मिरर इमेज है। अगर ये मिरर इमेज हो गए तो ये डायस्टियोआइसोमर तो कभी भी नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे बच्चों, एक दूसरे के इनैंशियोमर होंगे, क्योंकि ये दोनों ही ऑप्टिकली एक्टिव हैं, क्योंकि किसी में POS नहीं है तो दोनों ऑप्टिकली एक्टिव, मिरर इमेज भी नहीं है, ठीक है, ये सॉरी मिरर इमेज है, और ये मिरर इमेज एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं करने वाला है, ठीक है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, इनैंशियोमर। अब आते हैं हम लोग फोर्थ में। फोर्थ अगर आप देखें बच्चों तो आपको क्या चेंजिंग नजर आ रहा है, चेंजिंग ये नजर आ रहा है कि आप यहाँ से ही देखें, यहाँ पे देखें CH3 था, यहाँ पे H है, ये OH है, ये H है। इसका मतलब कि आपको पता था कि ये कंपाउंड इसके आइडेंटिकल है, ये कंपाउंड इसके आइडेंटिकल है, और इन दोनों अगर देखें तो एक कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ सिर्फ, कहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ बच्चों, यहाँ पे चेंज हुआ, ये बेस पे था इसको डैश पे कर दिया गया। इसका मतलब कि ये और ये एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं हो सकते। अगर ये आपस में एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं हो सकते हैं तो ये और ये भी आइडेंटिकल थे, इसका मतलब ये भी कंपाउंड जो है इसके मिरर इमेज नहीं हो सकते हैं, इसलिए ये एक दूसरे के क्या कहला जाएंगे बच्चों, डायस्टीरियो आइसोमर कहलाएंगे। तो आंसर हमारा यही आ रहा है, और ये आंसर किस में दिया हुआ बच्चों, डी में दिया हुआ। अब कोई इसके बारे में जज करे तो ये तो देखिए सेम कंपाउंड लिखा है, इसमें कुछ अंतर ही नहीं किया, ठीक है, वही कंपाउंड ए लिख दिया, मतलब ये भी आइडेंटिकल हो रहा है, ठीक है। तो ये कंपाउंड ऊपर वाले कंपाउंड का क्या है, डायस्टीरियो आइसोमर है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो बच्चों, इसमें क्या कह रहा है, द टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर, आपसे सिर्फ क्या पूछा गया, स्ट्रक्चरल आइसोमर। इन सब चीजों पे ध्यान दें बच्चों क्वेश्चन बनाते समय, कि आपसे स्ट्रक्चरल आइसोमर पूछा जा रहा है, या स्टीरियो आइसोमर पूछा जा रहा है, या टोटल आइसोमर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपसे पूछा टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर, मतलब सिर्फ इसका स्ट्रक्चरल आइसोमर ही लिखना है, C4H11N का। तो कभी भी आपको किसी कंपाउंड का अगर स्ट्रक्चरल आइसोमर लिखना हो तो सबसे पहला आप क्या करें, उसका DOU निकालें। अगर इस कंपाउंड का आप DOU निकालेंगे तो ये 0 आ जाएगा। अब DOU कैसे निकालते बच्चों, तो DOU निकालने का मतलब होता है कि दिए गए कंपाउंड में इसका रिडक्शन फॉर्मूला अगर हम लगाएं तो C4H10 बन जाएगा, और C4H10 का जितना DOU आएगा उतना ही DOU इसका भी आएगा। रिडक्शन करने का तरीका क्या हमारा, कि नाइट्रोजन जितना भी होगा उसको एलिमिनेट कर दें और उसके बदले में हाइड्रोजन उतना एलिमिनेट कर दें। तो एक नाइट्रोजन था बच्चों, तो एक नाइट्रोजन को हटा दिए और यहाँ पे एक हाइड्रोजन को हटा दिए, तो ऐसा बन गया। DOU 0 आने का क्या मतलब होता है, DOU 0 हमें ये इंडिकेट करता है कि इसके स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड पॉसिबल नहीं है,
इसके स्ट्रक्चर में रिंग पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये जब भी बनेगा पाई बॉन्ड और रिंग नहीं बनेगा। तो हमें क्या बनाना होगा, हमें सिर्फ ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाने होंगे। अब ओपन चेन स्ट्रक्चर कैसे बनाएं, तो बच्चों जब भी कार्बन और हाइड्रोजन के अलावे अगर कंपाउंड के अंदर आपको कोई एलिमेंट दिख रहे हो, तो स्ट्रक्चर बनाने से पहले उसका पॉसिबल फॉर्मूला सोचे, उसका पॉसिबल क्या सोचे बच्चों, फंक्शनल ग्रुप सोचे कि उसका क्या क्या फंक्शनल ग्रुप पॉसिबल हो सकते हैं। तो अब अगर यहाँ पे देखें तो कार्बन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, तो कार्बन और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलके जो बनने वाले पॉसिबल फंक्शनल ग्रुप है वो क्या क्या हो सकते हैं। तो एक तो बच्चों साइनाइड हम लोग बनाते हैं, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, आइसोसाइनाइड बन सकता है। तीसरा क्या हो सकता है, अमाइन बन सकता है। अब देखें कि ये ग्रुप कभी भी नहीं बन सकते, ये दोनों ग्रुप कभी भी नहीं बनाए जा सकते। यहाँ पे क्यों नहीं बनाए जा सकते, क्योंकि कि जब आप ये ग्रुप बनाएंगे तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, पाई बॉन्ड आ जाएगा, और पाई बॉन्ड तो हमें स्ट्रक्चर में देना ही नहीं है क्योंकि डीओयू 0 आ चुका है। इसका मतलब कि हमारे पास सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है कि अमाइन बनाए। अब बच्चों अमाइन में अगर देखें तो अमाइन बनेगा, लेकिन ये कितने तरीके का हो सकता है अमाइन, तो आपको पता है कि अमाइन 1 डिग्री हो सकते हैं, 2 डिग्री हो सकते हैं, 3 डिग्री हो सकते हैं। ये सारा अमाइन हमें बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले 1 डिग्री अमाइन बनाने की कोशिश करते हैं। तो 1 डिग्री अगर आप अमाइन बनाते हैं तो 1 डिग्री अमाइन में क्या पॉसिबिलिटी है, तो सबसे पहला काम आप क्या करें, 1 डिग्री अमाइन अगर किसी भी कंपाउंड का बनाना हो तो सबसे पहला आप जो कार्बन स्केलेटल है पहले उसको तैयार करें कि आपके पास क्या क्या कार्बन स्केलेटल पॉसिबल है। तो अगर हम 4 कार्बन के स्केलेटल देखें बच्चों, तो हमारे पास इस तरीके का 4 कार्बन स्केलेटल हो सकता है। एक तो ये हो सकता है बच्चों, ठीक है। और दूसरा जो स्केलेटल हो सकता है इसमें, वो हमारा ये हो सकता है कि इसमें हम ब्रांचिंग भी कर सकते हैं, देख लें आप। तो 4 कार्बन से यही 2 स्केलेटल बनाए जा सकते हैं, ठीक है। अब सोचेंगे कि चूंकि NH2 होता है, 1 डिग्री अमाइन का मतलब क्या होता है, NH2। इसका मतलब कि हमें कहीं भी NH2 को लगाना। अब सोचे इस स्केलेटल में आप NH2 को कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, इस स्केलेटल में आप NH2 को यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं। तो इससे 2 स्ट्रक्चर बन गया बच्चों। फिर आप इस स्केलेटल में आएंगे, अब यहाँ लगाएंगे, फिर से काउंटिंग इधर से होगा, तो ये 1 और ये 2 होगा, ये 3 नहीं होगा बल्कि ये फिर वापस 2 हो जाएगा। फिर इसमें अगर आए तो इसमें देखिए कितने डिफरेंट तरह का कार्बन है, तो ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, तीनों आइडेंटिकल है, ठीक है। और ये एक अलग है, तो इन तीनों में से आप कहीं एक पे लगा सकते हैं और ये बचा हुआ एक पे। तो ये कितना हो गया बच्चों, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे। तो टोटल जो प्राइमरी बना वो कितना हो गया, 4। तो अगर आपसे सिर्फ प्राइमरी पूछता तो ये कितना हो जाता, 4। 4 कितना हो जाएगा, 1 डिग्री अमाइन। अब आते हैं हम लोग बच्चों 2 डिग्री अमाइन के ऊपर। 2 डिग्री अमाइन कैसे बनाएंगे, तो अब सोचिए 2 डिग्री अमाइन बनाने क्या तरीका होगा। तो 2 डिग्री अमाइन बनाने का मतलब है कि नाइट्रोजन से 2 कार्बन को जोड़ना, तो वापस फिर से इस कार्बन का स्केलेटल तैयार करेंगे हम लोग। अब कैसे कर सकते हैं, तो चूंकि बीच में नाइट्रोजन को आना है तो 4 कार्बन को आप कैसे कैसे डिवाइड कर सकते हो, तो डिवाइड करने का रूल तो यही होगा कि एक हम पहले 3 को करेंगे, तो बीच में एक नाइट्रोजन लाएंगे, एक साइड को हम लोग ये कर देंगे। एक ये फॉर्मेट बन सकता है 3 और 1 का, क्या बन सकता है बच्चों, 3 और 1 का। फिर इसी में आएगा कि 3 वाले को और हम कैसे लिख सकते हैं, 3 और 1 का फॉर्मेट। तो 3 और 1 का फॉर्मेट, तो ये एक तो इधर हो गया, लेकिन 3 में और पॉसिबिलिटी है कि 3 वाले में हम ऐसा भी कर सकते हैं, इसको तो 1 रख ही लिए, 3 वाले में एक और ऐसा पॉसिबिलिटी है, तो ये 3 1 हो गया। अब बताएं कि ये 1 हो गया और ये भी 1 हो गया, तो इसका मतलब 2 3 और ये हो जाएगा बच्चों 4, तो वहां गया, ये 5वां हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 6ठा हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए 2 डिग्री अमाइन का पॉसिबिलिटी आ रहा है। ये कितने डिग्री का आ रहा है बच्चों, 2 डिग्री अमाइन का पॉसिबिलिटी आ रहा है। अब सोचिए कि 2 डिग्री में और कोई पॉसिबिलिटी है क्या, एक पॉसिबिलिटी और बच रहा है। वो पॉसिबिलिटी ये होगा कि हम दोनों साइड 2-2 कार्बन को रखें, हम दोनों साइड 2-2 कार्बन को रखें, तो ये हमारा 7वां आ जाएगा। अब सोचिए 2 डिग्री में और कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकता है, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी 3 कार्बन और 1 कार्बन का। आप सोचिए 3 कार्बन को और हम कैसे लिख सकते हैं, 3 कार्बन को नॉर्मल में और आइसो में लिख सकते हैं, तो ऐसे ऐसे कर दिए। फिर 2-2 कार्बन डिवाइड करेंगे तो ऐसा होगा, इसमें तो किसी साइड ब्रांच नहीं हो सकता। तो अब लास्ट क्या बच गया बच्चों, 3 डिग्री। तो 3 डिग्री का मतलब हुआ कि नाइट्रोजन से 3 कार्बन को जोड़ना होगा। तो नाइट्रोजन से अगर आप 3 कार्बन को जोड़ना चाहते हैं तो वो तो अब ऐसा ही बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है बच्चों। ये हो गया ऐसा। अब एक कार्बन जो बच गया, अब इन तीनों में से कहीं भी लगा दें, इस तरीके से हो जाएगा बच्चों। तो अगर आप यहाँ पे देखें
तो ये आपको कितना स्ट्रक्चर मिल गया टोटल, ये टोटल 8 स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, तो इस कंपाउंड के टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर कितने होंगे, 8 होंगे। तो आप देखिए किस ऑप्शन में, ये ऑप्शन बी में आ रहा है, तो इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं।